वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कल यानी 23/12/2024 को जो कक्षा 11 का राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो बच्चों पहला है 1955 में, 1951 में, 1954 में, 1952 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर है 1955 में। दूसरा है, संविधान की चौथी अनुसूची में निम्न में से किसका उपबंध किया गया? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, दल बदल, भाषाएं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मौलिक अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकारवाद योग्य है। सरकार के कार्यों के समशैलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इनका उत्तरदायित्व नगर न्यायपालिका के पास है। तो बच्चों इसका उत्तर आपको बताना है। राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित अधिकार कहे जाते हैं। तो बच्चों पहला है प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार और परंपरागत अधिकार। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा यानी प्राकृतिक अधिकार। चलो बच्चों आज का पांचवा सवाल है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1979, 1984, 1989 और 1999 में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1979 से। समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता, यह कथन है। तो बच्चों रूसो ने दिया या कार्ल मार्क्स ने दिया, हाब्स ने दिया या गांधी जी ने? तो ये बच्चों किसका था? कार्ल मार्क्स का था ये सिद्ध। अगला है बच्चों, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो बच्चों ये 1988 के अंदर किया गया था। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं आंग सान सू की, नेल्सन मंडेला, हॉब्स एंड लॉक। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी आंग सान सू की ने इस पुस्तक का विवेचन किया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन है। तो बच्चों इसको आंसर आपको बताना है। न्याय का अर्थ है अपने मित्रों के साथ भलाई करना, वह है बच्चों अपने दुश्मनों का नुकसान करना। तीसरा है अपने हितों को साधना, सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खाली स्थान के साथ जुड़ा हुआ था। तो बच्चों इसका आंसर होगा धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, यानी प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा खालिस्तान शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों वो होगा मौलिक शब्द का। कौन सा शब्द होगा बच्चों? वो होगा मौलिक शब्द। अगला है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक खालिस्तान की व्यवस्था होती है, यानी बच्चों न्यायपालिका। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? न्यायपालिका। अगला है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन खालिस्तान रही है। तो बच्चों ये क्या रहेगा? यहाँ पे आ जाएगा अपना कानून। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 15 है, खालिस्तान राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बच्चों वो होता है उसका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का पहला काम यह है कि वह खालिस्तान नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बुनियादी। कौन से नियम हो जाएंगे बच्चों? बुनियादी नियम हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को खालिस्तान के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो बच्चों अनुच्छेद, इसका आंसर होगा बच्चों अनुच्छेद 36 से लगाकर 51।
अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था स्वतंत्रता, खालिस्तान व भाईचारा। तो बच्चों इसके अंदर हमारा आंसर होगा समानता व भाईचारा। अगला है प्राकृतिक समानता से आप क्या समझते हैं, यानी हमें बताना है कि बच्चों प्राकृतिक समानता है उससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा प्राकृतिक समानता का मतलब हो गया, चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं। प्राकृतिक समानता कुदरती समानता का अर्थ यह है कि कुदरत ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया है। दरअसल कुदरती समानता की यह विचारधारा ठीक नहीं है, क्योंकि कुदरत ने किसी भी दो व्यक्तियों को शारीरिक या मानसिक पक्ष में समान नहीं बनाया है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक से अलग है। यानी बच्चों प्राकृतिक समानता का मतलब है कि भगवान ने सभी को अलग अलग बनाया है, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, ना तो शारीरिक है ना मानसिक है, यानी हर एक बंदा दूसरे से अलग है। अगला है भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। यानी जो भाग 4 है राज्य की नीति निदेशक तत्वों में, उसमें इसकी व्याख्या की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो बच्चों इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलो बच्चों इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। इसका होगा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला है अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या आशय है। तो चलो बच्चों इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकना। यानी अगर कोई भी सरकार जो नागरिकों के अधिकार है उनके खिलाफ जाती है तो उसको रोकने का अधिकार है। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है, यानी अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसका उपचार भी करती है। अगला है परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। तो बच्चों परिसीमन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगला है अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है। तो बच्चों कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है बच्चों? संसद के पास है। यानी अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अगला है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बच्चों अनुच्छेद 17। कौन सा हो जाएगा बच्चों? अनुच्छेद 17 के अंदर इसकी व्याख्या की गई है कि छुआछूत का अंत संविधान में दिया गया है। स्व संबंध कार्य कौन कौन से हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था। तो बच्चों इसका हो जाएगा जॉन रॉल्स। इसने दिया था बच्चों ये सिद्धांत, अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में नागरिकता की कौन सी धारणा को अपनाया गया है। तो बच्चों इसके अंदर हो जाएगी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता इसका सही आंसर होगा। इन्हीं दो राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों 29वां का आंसर भी हम देख लेते हैं। चलो क्या होगा इसका? 29 का होगा बच्चों वोट देने और प्रतिनिधि चुनना। यानी बच्चों कौन कौन से अधिकार है? वोट देने का, प्रतिनिधि चुनने का, चुनाव लड़ने का, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उनमें शामिल होने का। यानी यह जो भी अधिकार है ये सभी को प्राप्त है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है।
जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यानी जिस भी सदन के अंदर यानी 2 विधायक हो, 2 सदन हो, यानी जिस भी विधायिका के अंदर अगर 2 सदन हो तो वह द्विसदनात्मक विधायिका कहलाती है। भारतीय संसद के अंदर भी एक तो सदन है राज्यसभा का और दूसरा है बच्चों लोकसभा। यानी हमारे संविधान के अंदर जो संसद है उसके अंदर भी 2 सदन बने हुए हैं। अगला है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकारों ने कौन कौन से अधिकार प्राकृतिक बताए हैं। तो चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार है। पहला है बच्चों प्राकृतिक अधिकारों के विचार के लिए उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। आधुनिक लोकतंत्र के मूल है। यानी बच्चों जितने भी प्राकृतिक अधिकार हैं उनमें कौन कौन से थे, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की है, प्रेस की है और सभा करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सार्वभौमिक नागरिकता से आप क्या समझते हैं। यानी सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है, सभी व्यक्तियों के पास समान कानूनी अधिकार, यानी भारत के अंदर जो भी आदमी रहता है उसको समान अधिकार मिला हुआ है और कर्तव्य भी है, अर्थात सभी एक सार्वभौमिक गणराज्य के नागरिक है। यानी सभी किसके नागरिक हैं, एक सार्वभौमिक गणराज्य के नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है। तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध जा रहा है, यानी अगर कोई सरकार किसी कानून के विरुद्ध जा रही है तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध या गैर कानूनी घोषित कर सकता है। यानी अगर कोई सरकार कानून के खिलाफ जा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको रोक सकता है। ये संविधान की उन धाराओं की व्याख्या करता है जो स्पष्ट नहीं होती है। यानी कुछ धाराएं ऐसी है जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है तो उनके लिए क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उनको रोकने की कोशिश करेगा। ये जनहित याचिकाओं द्वारा लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में अत्यधिक सहायक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान सभा की रचना किस योजना के अनुसार की गई है। तो बच्चों हमें इसका आंसर बताना है कि भारत की जो संविधान सभा की रचना किसके अनुसार की गई है। तो चलो बच्चों इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की संविधान सभा का निर्माण नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। यानी भारत की जो संविधान सभा है उसका जो उसका गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। अगला है बच्चों, संविधान के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी संविधान के कौन कौन से कार्य हैं उनका उल्लेख करना है। तो बच्चों संविधान सभी नागरिकों को एक तो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी सभी को समानता का अधिकार है, और स्वतंत्र न्यायपालिका को संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों या सरकारी कार्यों में अमान्य करने का भी अधिकार देता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो बच्चों चुनाव की इस व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत सीटें उसे वोट मिलते हैं, जिसमें उतना ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, परिसीमन आयोग किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन निकाय या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। यानी हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होगा न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह निश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना हो। चलो बच्चों
क्वेश्चन अगला देखते हैं 39 है, मनुष्य किन्हीं दो मामलों में अद्वितीय है। तो बच्चों वो देख लेते हैं। एक तो उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, विवेक है, और दूसरा उसके पास क्या है बच्चों, भाषा का भी ज्ञान है। चलो बच्चों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आदर्श नागरिक के लिए कौन से गुण आपकी दृष्टि से आवश्यक है। यानी एक आदर्श नागरिक बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो बच्चों कानून का पालन करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुचित होना चाहिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए यानी अपना वोट दें, दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, यह विश्वास करने की सभी सम्मान है। अगला है, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है। तो बच्चों इसका आंसर है, अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति से संबंध रखता है, यह व्यक्तित्व पर बल देता है। लास्की का यह कहना है, मानना है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहायक हैं, वह अधिकार को कर्तव्य से अलग नहीं मानता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए किन्हीं दो सुझाव दीजिए। यानी हमें दो सुझाव देने हैं। तो पहला है बच्चों, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभ में संविधान में नागरिकों के मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी। 1989 में संविधान में संशोधन करके पात्रता की आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी पहले 21 साल का वोट देते थे, अब हम 18 साल के भी वोट दे सकते हैं। दूसरा है बच्चों, चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग का कोई प्रतिबंध नहीं है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने की आयु तो 18 है और चुनाव में खड़े होने की आयु 25 वर्ष है। इसमें कुछ कानूनी प्रतिबंध है, जैसे कि किसी अपराध के 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा काट चुके व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर कोई इंसान जेल चला गया है 2 साल के लिए तो उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों ये हमारा कल होने वाला राजनीतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।